हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So it has 5 subtopics: flower, pre-fertilization, double fertilization, post-fertilization, apomixis and polyembryony. Let's start. Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structures of inflorescences. Flowers and floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of end products of sexual reproduction, fruits and seeds. In this chapter, let us understand the morphology, structure and processes of sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms. तो भाई बात ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं क्या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते. जो भी ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स जो हैं क्या हमारे तोड़ने के लिए ही बने हैं? ऐसा नहीं है. फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि फिर नए फ्लावर्स की ग्रोथ होती है, नए हाइब्रिड्स भी बनते हैं. ठीक है. फ्लावर्स और जो उनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी अडेप्टेशंस होती हैं टू एंश्योर कि जो उनसे जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो फ्रूट या सीड ही बने. क्योंकि जब भी हम कोई भी फ्रूट खा रहे हैं तो वो फ्रूट ऐसे ही थोड़ी ना कि पेट के ऊपर लग गया. फ्रूट बनने के लिए पहले एक फ्लावर बनता है. फ्लावर के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. उस रिप्रोडक्शन से फिर वो एक सीड की फॉर्मेशन करता है, फिर वो सीड से फ्रूट डेवलप होता है. इस चैप्टर में हमें वही सब पढ़ना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर उनका मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. These are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings like love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? To a biologist, flowers are morphologically and embryologically marvels and the sites of sexual reproduction. In class 11th, you have read the various parts of a flower. In figure 2.1 will help you recall the parts of a typical flower. Can you name the 2 parts in a flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop? सो भाई इन शॉर्ट बात यह है कि फ्लावर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दुख हो, सुख हो, हर चीज़ के अंदर खुशी हो, मतलब कहीं पर भी अगर कोई भी बात है हमारी लाइफ के अंदर तो हम फ्लावर्स का बहुत यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर फ्लावर का स्ट्रक्चर है. अगर आप इस फ्लावर के अंदर देखोगे, ये पूरा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसके अंदर जो ये पत्ते होते हैं ऊपर वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं. इसके बाद जो ये नीचे वाले पत्ते होते हैं इन्हें हम सेपल्स बोलते हैं. ठीक है ना. इसके अंदर ये जो है ये काफ़ी जूम इन करके हम स्ट्रक्चर को देखें, लेकिन जब आप किसी टिपिकल फ्लावर को देखोगे ना तो आपको यही चीज़ दिखेंगी कि भाई नीचे से ये बड निकल रही थी इस तरह से और ये फ्लावर इस तरह से बनता और इसके अंदर कुछ इस तरह की कलियाँ थी जो कि हमें दिखती नहीं हैं. ठीक है. इस फ्लावर को जब हम जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है. अब ये जो पत्तियाँ हैं इन्हीं का होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम. ठीक है. इनके अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. मेल और फीमेल पार्ट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले अगर आप देखोगे ये जो बीच में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे हम पिस्टिल बोलते हैं. दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये. इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. ठीक है. इसी तरह ये जो साइड में काफ़ी सारे हैं, लेट मी जस्ट इरेज एक्स्ट्रा थिंग्स. ये जो साइड में आप देख रहे हो ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है. और इन्हें हम स्टेमन बोलते हैं. और स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये ऊपर वाला एंथर और एक नीचे जो ये लॉन्ग स्टोक लाइक है ना सिलेंडर, ये चीज़ इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. तो स्टेमन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. इसी तरह पिस्टिल के भी 2 पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा और जो ये लॉन्ग है इसे हम बोलते हैं स्टाइल. पिस्टिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल और स्टिग्मा. स्टिग्मा ऊपर होता है और स्टाइल नीचे होती है. ठीक है. तो स्टिग्मा और स्टाइल. और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसे हम स्टेमन भी बोलते हैं उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. ठीक है. आई होप अब आपको फ्लावर के सभी पार्ट्स समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नीचे की साइड इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर बाहर
जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। और इसके अंदर प्रेजेंट होती है ओवरी। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है ओवरी। अब आप एक इमेजिन करो फ्रूट, क्या फ्रूट के अंदर कभी ऐसा होता है कि आप सीड के अंदर से फ्रूट निकाल रहे हो? ऐसा तो नहीं होता ना, फ्रूट के अंदर से ही सीड निकलता है ना। तो जो ओवरी है वो किस चीज़ में डेवलप होती है? सीड में डेवलप होती है। और जो इसके जो ओवरी होती है वो सीड में डेवलप होती है, और जो बाहर का ये ओव्यूल है इसका फ्रूट बन जाता है। ठीक है, अब समझ आ गया कि फ्रूट्स कैसे बनते हैं फ्लावर्स से। ये फ्लावर्स जो हैं ये झड़ जाते हैं जब इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है? पोलिनेशन का प्रोसेस आप सबने सुना ही होगा ना। ये जो एंथर्स होते हैं ये डेवलप करते हैं और इनके अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स फिर किसी ना किसी मीडियम से स्टिग्मा तक आकर स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं। वो होता है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वो जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। वो एक सिग्नल होता है फ्लावर के लिए कि भाई अब तुम फ्रूट में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, अब जब वो इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो ये जो ओवरी है ये डिफ्रेंशिएट करने लगेगी सीड के अंदर, और जो ये ओव्यूल है ये एक फ्रूट बनाने की तैयारी करने लगेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज से मैं समझा नहीं पाऊँगी, तो आई होप आप सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये था एक फ्लावर का LS लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। फर्स्ट इवेंट वी हैव इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं एक फ्लावर के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता ही होगा ना कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो उनके जो गैमीट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज क्या होता है? मेल वाला जो है फीमेल के पास आ जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस से पहले जो भी चेंजेस होती हैं वो हम पढ़ेंगे। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Obvious सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि प्लांट के ऊपर डायरेक्ट एक फ्लावर ही दिखेगा, हमें पहले से ही पता लग जाता है कि इस फ्लावर के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर अब ये फ्लोरल बड आ चुकी है। इसका इंडिकेशन है कि अब इससे एक फ्लावर बनेगा। Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of floral primordia. Floral primordia इस नाम को सुन के कन्फ्यूज़ मत होना। जब ये फ्लावर बड बनने का जो प्रोसेस होता है, जब वो फ्लोरल बड बन जाती है, उसी प्रोसेस को हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंसेज मतलब कि किसी भी स्टेम के ऊपर, किसी भी ब्रांच के ऊपर किस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, फ्लावर बर्ड्स कैसे अरेंज्ड हैं, वो चीज़ होती है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोइशियम कंसिस्ट ऑफ अ whorl of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium representing the female reproductive organ. तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे हम एंड्रोइशियम बोलते हैं। एंड्रोइशियम क्या होता है? स्टेमन्स होते हैं। और गाइनोइशियम दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर की क्या होता है? पिस्टिल होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप ये फिगर देख रहे हो, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक टिपिकल स्टेमिन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एज आई हैव सेड अर्लियर। दो पार्ट्स होते हैं, द अपर वन दैट इज एंथर एंड विच इज़ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और जो नीचे वाला स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा सिलेंड्रिकल स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम फिलामेंट बोलते हैं। और जनरली जो एंथर है वो फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड होता है, यानी कि जो ये इसका नीचे वाला एंड है, ये अटैच्ड होता है फ्लावर से। देखा ना हमने अभी डायग्राम के अंदर इस तरह से काफ़ी सारे साइड में जो है आपको और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इधर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फिर उसके बाद एक फ्लावर मिलेगा। तो ये जो पार्ट है इसका प्रोक्सिमल एंड, ये किससे अटैच्ड होता है? फ्लावर से, फ्लावर के बेस से अटैच्ड होता है। ठीक है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ऐसा नहीं है कि हर एक फ्लावर के अंदर एक ही स्टेमन होगा, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर ये नंबर अलग अलग हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। स्टेमन्स और पिस्टल्स जो है वो अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप 10 फ्लावर्स कलेक्ट करोगे ना, तो हो सकता है कि उसमें से आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उनके अंदर कितने डिफरेंट स्टेमन्स और पिस्टल्स पर अरेंज्ड हैं। ठीक है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम एंथर को डाइथीकस बोलते हैं। डाइथीकस मतलब कि 2 थीका, और पहले कह रहे हैं हम 2 लोब्स हैं। सपोज दिस इज़ अ एंथर, तो एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस 2 लोब्स के अंदर भी 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया इसे हम बाइलोब्ड और डाइथीकस क्यों बोलते हैं? ईच लोब हैज़ 2 थीका। ऑफन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है वो अलग करती है इनको, ये इस तरह से एक ग्रूव जो है इनको अलग करती हुई रन करती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर. Bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of an anther.
Anther is four-sided structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. एंथर जो है वो बाय नेचर एक बायलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हर एक एंथर के अंदर जो है चार साइडेड स्ट्रक्चर होता है, चार साइडेड है, उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंगिया प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, दो हर लोब के अंदर, ठीक है। चार लोब हैं जिसके अंदर दो लोब हैं जिसके अंदर चार थीका प्रेजेंट है, और वहीं चारों कोनों पर माइक्रोस्पोरेंगिया मिलते हैं। देखो इस वाले डायग्राम के अंदर ध्यान से, माइक्रोस्पोरेंगिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. In this structure, this is the structure of anther. एंथर को जब हमने ऊपर से देखा तो वो कैसा दिख रहा है, देखो एक ही लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, इसके अंदर देखो दो थीका इसके अंदर प्रेजेंट है और दो थीका इसके अंदर प्रेजेंट है। अब चारों कोनों पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंगिया प्रेजेंट है। ये देखो चार आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे ना, इसके अंदर ये है थीका, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंगिया प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंगिया जो है वो डेवलपमेंट करने के बाद पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंगिया ये जब डेवलप हो जाते हैं तो इनसे पोलन सैक बनता है, मतलब वो स्ट्रक्चर जहाँ पर पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पोलन ग्रेन्स का सबसे बड़ा काम होता है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ गाइनोइशियम दैट इज़ पिस्टल, वहाँ तक इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। इसके बाद अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंगिया। इन द ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर आप देखोगे इसको सर्कुलर सा ही दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो नियरली सर्कुलर सा नज़र आता है, क्योंकि बायलोब स्ट्रक्चर है, चार थीका प्रेजेंट है ना, सर्कुलर सा दिखता है आउटलाइन के अंदर, लेकिन ये सर्कुलर होता नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। चार लेयर्स से ये सराउंडेड रहता है। बाहर की जो तीन लेयर्स होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है प्रोटेक्शन का, और हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। एंथर को वो मदद करती हैं पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करने में बाहर के इन्वायरमेंट में। तो बाहर की जो तीन लेयर्स है ना, उनका तो यही काम है कि भाई वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। बाहर की तीन लेयर्स कौन सी होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। अब बची टेपिटम, तो टेपिटम का काम क्या है, ये बहुत ही इसका कॉमन काम होता है, और ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ के अंदर, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर इसका एक ही काम होता है, वो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर कहीं भी आपको टेपिटम का फंक्शन पूछना तो सबसे पहला फंक्शन लिखो आंखें बंद करके, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सेल। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ये इसका एक कॉमन फंक्शन है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर ये टेपिटम क्या रोल प्ले कर रहा है, ये पोलन ग्रेन्स को नरिश कर रहा है। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सेल्स जो होते हैं टेपिटम के, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है थिक साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा, और इनके अंदर जो है जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन एक तो मिलेगा ही, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. जब कोई भी एंथर यंग होता है, सपोज दिस इज एंथर, फिलहाल ये बायलोब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। जब कोई भी एंथर जो है वो यंग होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। काफ़ी सारे जो हैं यंग स्टेज के अंदर सिर्फ काफ़ी सारे जो है एक ही तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, और वो माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर जो होता है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा हुआ होता है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे कि इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंगियम एंड दीज आर प्रेजेंट इन व्हेन द एंथर इज यंग। These are homogeneous cells compactly arranged in the center of microsporangium. Next we have is microsporogenesis. अब ये प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे जैसे एंथर डेवलप हो रहा है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं, अब वो होमोजीनियस सेल्स हैं, अब एक जैसे सेल्स का अभी वो नए नए बने ही हैं, अभी उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोटिक डिविजन्स होती हैं, और उससे फिर माइक्रोस्कोपोर टेट्राइड्स बन जाते हैं। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? Now if you can see here, this is the process of microsporogenesis. पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। सो एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल, अब कितने सारे सेल्स हैं ना स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, लेकिन हर एक सेल जो है उस टिश्यू के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड समझते हो ना, माइक्रोस्पोर जिसके चार डायरेक्शंस में जो खुल रहा है, तो इस तरह से माइक्रोस्पोर टेट्राइड की फॉर्मेशन कर सकता है हर एक सिंगल स्पोरोजिनस सेल टिश्यू, सॉरी, ठीक है। हर ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब माइक्रोस्पोर टेट्राएड्स में क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है किससे होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से होती है। अब आप पूछोगे माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स का क्या फ़र्क है, भाई कोई फ़र्क नहीं है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं जब उनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में क्या फ़र्क है, अलग अलग है क्या। ये एक ही चीज़ है, बस माइक्रोस्पोर जो है वो थोड़ी एक अंडरगोइंग स्टेज है डेवलपमेंट की, और पोलन ग्रेन्स जो है वो डेवलपमेंट होने के बाद की स्टेज होती है। जो माइक्रोस्पोर है वो डिफ्रेंशिएट होकर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर है वो भी एक बच्चा है, वो किससे बन रहा है, अपनी माँ से बन रहा है ना। तो माइक्रोस्पोर किससे बनेगा, पोलन मदर सेल से बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से बना, स्पोरोजिनस टिश्यू से बना। कोई भी एक स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, उसके अंदर माइटोसिस होती है, और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करके माइक्रोस्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करता है। उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो अपनी डिफ्रेंशिएट करके पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। समझ आ गया ना। सो जो ये प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनने का, मियोसिस के थ्रू होता है ये, और इसे ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मियोसिस यू नो ना, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब 1 से 2 बन जाते हैं। सपोज़ किसी के पास 36 क्रोमोसोम्स हैं, तो उनके अंदर अगर मियोसिस होगी तो वो 36 क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 में डिवाइड हो जाएंगे 18 के अंदर, ठीक है। मियोसिस माइटोसिस आपको पता ही होगा वैसे। तो मियोसिस हो जाती है, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जो ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ये 4 सेल्स के क्लस्टर्स में जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर 2.3a। सो यहाँ पर देखो, ये 4 टेट्राइड्स की फॉर्म में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो फॉर्मेशन होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इसके बाहर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स और टेपिटम, ठीक है ना। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर्स, उसके अंदर टेपिटम, ठीक है। अब यहाँ पर पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा ना। तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं, एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो वो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर काफ़ी सारे माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि बाद में एंथर डिहेसाइज करता है, तब रिलीज़ कर देता है, ठीक है। और यही पोलन ग्रेन्स फिर फर्दर अपना प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा। नाउ लेट अस सी इट इन द डायग्राम, किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, हमने ये चीज़ समझ आ गई हमें, ये इसके अंदर टेट्राइड्स बने हुए हैं, 4 लेयर्स हैं जो इसको कवर कर रही हैं, बीच में जो है सारे में ये स्पोरोजिनस टिश्यू फिल्ड है, ठीक है। अब ये सपोज़ हम इस स्ट्रक्चर को जूम इन कर रहे हैं एज इट इज़ सीन है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमने जूम इन करा। अब यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर कौन सी लेयर्स है, मिडल लेयर्स, उसके अंदर कौन सी लेयर है, टेपिटम की लेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा कि कोई भी एक सेल जो है, हमने बोला ना कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाने का कैपेबल रखता है, तो कोई भी एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू का वो डिफ्रेंशिएट होगा, उसके अंदर माइटोसिस होंगी, और वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म करेगा। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये डिवाइड होंगी और इनसे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स डिफ्रेंशिएट करके क्या बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, ये टेट्राइड की फॉर्म में ही थे ना, ठीक है। अब ये लोग जो हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो उनके अंदर मियोसिस हो चुकी है, और काफ़ी सारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं और उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है किसकी, पोलन ग्रेन्स की। अब जो है एंथर डिहेसाइज करेगा, इस तरह से खुल जाएगा ये, जैसे कि यहाँ से भी खुला है, इस तरह से खुल जाएगा, और इससे कि जो ये अंदर पोलन ग्रेन्स हैं ये निकल के बाहर चले जाएंगे, और किसी भी मीडियम से, वाइंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल, किसी भी मीडियम से ये एंथर जो है अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। अभी ये एंथर पोलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ बने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर बने हैं। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक ट्रांसफ़र होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इन्हें क्या मिलेगा, स्टिग्मा मिलेगा। स्टिग्मा के ऊपर जाकर इन्हें लैंड करना है, इनका ये काम है, ठीक है। तो जब तक ये पोलन ग्रेन्स जो हैं डिहेसाइज नहीं होते, वहीं तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। अभी भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स जो है रिप्रेजेंट्स द मेल गेमेटोफाइट्स। इफ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains or on figures. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, designs seen on the pollen grains from different species.
अगर आप किसी भी प्लांट लोगे, जैसे कि अगर इसमें हिबिस्कस जो कि गुड़हल का प्लांट होता है उसकी बात की गई है, अगर आप उसके अंदर उसके जो एंथर्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। अगर आपने कभी गुड़हल का प्लांट देखा है तो उसके जो भी एंथर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, आपको फ्लावर बिल्कुल अंदर की तरफ झुका हुआ मिलता है। जैसे कि मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो जो उसके पेटल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ होता है और उसके अंदर से आपको एंथर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर काफ़ी सारे छोटे छोटे से येलोइश सा पाउडर आपको मिलेगा, जब आप इसके ऊपर यहाँ पर हाथ फेरोगे ना तो आपकी फिंगर्स के ऊपर जो है वो पाउडर लग जाएगा। अब वो आपको अपनी नेक डाई से तो पाउडर की तरह ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसको किसी पानी की ड्रॉप के अंदर डालोगे ना, थोड़ा सा एक पानी ले लो किसी चीज़ के अंदर, अब उसके अंदर जब आप अपनी फिंगर को डालोगे ना तो वो जो येलोइश पाउडर होगा ना वो उस पानी की ड्रॉप के अंदर चला जाएगा। अब उसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आपको पोलन ग्रेन्स जो हैं वो काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको घर में भी पोलन ग्रेन देखने हो तो आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है या फिर नहीं भी है तो अगर आप उस पानी के अंदर डालोगे ना तो आपको कुछ कुछ छोटे छोटे से जो है स्ट्रक्चर्स दिखेंगे सर्कुलर से, वो होंगे माइक्रोस्पोर्स या फिर pollen grains, ठीक है। So these are generally spherical, measuring up to 25 to 50 micrometers in diameter. It has prominent two-layered wall, hard outer layer called exine, and is made of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain को भी अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसके अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं। वो इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है लेकिन उसके अंदर फिर भी 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली हार्ड लेयर होती है, आउटर लेयर, उसे हम एक्साइन बोलते हैं, और ये जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। एक्साइन इज़ मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक जो पाया गया है, और ऐसा कोई भी क्या कहें कि कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना आज तक जो कि इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है ना। सो अगर आप इसमें देखोगे ना, ये सपोज दिस इज़ अ पोलन ग्रेन, इसके अंदर जो ये हार्ड आउटर लेयर होएगा ना बाहर वाली, दिस इज़ कॉल्ड एक्साइन। अब जो इसके इनर वाली लेयर है ना, जो एक लिटिल बिट सॉफ्टर साइड पर है, उसे हम बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। अब पोलन ग्रेन जो है उसकी एक्साइन के अंदर भी जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। वो ऑब्वियस सी बात है कि जर्म पोर्स प्रेजेंट है, मतलब वहाँ से वो स्ट्रक्चर खुला हुआ है, तब खुला हुआ स्ट्रक्चर तो वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन का क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है, तो वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। जर्म स्पोर प्रेजेंट होते हैं बाहर की लेयर में एक्साइन के अंदर। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, और एज वी हैव सेड स्पोरोपोलिनिन कैन नॉट बी डिग्रेडेड। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन, सो इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। एक्साइन exhibit a fascinating array of patterns and designs. What do you think the exine should be hard? क्यों है ये हार्ड? What is the function of jump pore? और jump pores का क्या फंक्शन है? पोलन ग्रेन्स के अंदर भी जंप पोर प्रेजेंट है, भाई इसका क्या फंक्शन है ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के बाहर की बात करी हमने, अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। तो इसके अंदर प्रेजेंट है वो जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन जो है वो एक थिन है, कंटिन्यूस लेयर है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टीन की बनी होती है। थिन लेयर है, पतली सी लेयर है जिसके अंदर की सेल्यूलोज और पेक्टीन की बनी हुई है। अब जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंशिएट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब साइटोप्लाज्म उसका डिफरेंशिएट करे तो पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल्स बन जाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होता है और उसके अंदर जो है फूड रिजर्व रहता है, और अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। अब भाई थोड़ा इसको लॉजिक लगाने की कोशिश करो क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें याद तो नहीं कर सकते ना। तो भाई जो बड़े वाला सेल है ना, वेजिटेटिव सेल, वो बिगर है साइज़ के अंदर। अब साइज़ के अंदर बिगर है तो उसके अंदर ही हम खाना वाना सब कुछ स्टोर करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक बड़ा थैला है एक छोटा थैला है तो हम बड़े वाले थैले के अंदर सब कुछ स्टोर करेंगे ना, छोटे वाले थैले की तरफ थोड़ा ना जाएंगे हम। तो बड़े वाले थैले के अंदर सब स्टोर करेंगे तो वेजिटेटिव सेल के अंदर सब फूड रिजर्व रहेगा। अब हमारे पास इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, उसको भी हम बड़े वाले थैले के अंदर ही रखेंगे ना, वेजिटेटिव सेल के अंदर ही रखेंगे। जनरेटिव सेल जो है वो छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है छोटे वाला सेल, दैट इज जनरेटिव सेल। अब काम आने पे हम छोटे वाला थैला बड़े वाले थैले के अंदर भी रख सकते हैं, है ना। आई होप आपको ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है कि जनरेटिव सेल के अंदर यानी कि छोटे वाले थैले के अंदर भी कुछ नहीं है, उसके अंदर भी सामान है। उसके अंदर भी क्या है, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, ठीक है, खुद का साइटोप्लाज्म जनरेटिव सेल का।
इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2-celled स्टेज। काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर, अब जो ये दो सेल की स्टेज बन गई ना, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, इस सेल की इस 2-celled स्टेज के ऊपर ही पोलन ग्रेन्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बाकी सारी स्पीशीज़ के अंदर जो है, अब 60% की बात करिए ना हमने तो कि 2-celled स्टेज पर गिर रहे हैं, बाकी 40% का क्या करें। तो बाकी के अंदर क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है, उससे फिर मेल गैमीट बनते हैं पोलन ग्रेन शेड होने से पहले। अब जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बन रहा है, अब 2 मेल गैमीट हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया। तो जब जनरेटिव सेल डिवाइड कर चुका है उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, 3-celled स्टेज। क्यों कहेंगे, बिकॉज नाउ दे वी हैव 2 मेल गैमीट्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 3-celled stage. Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial afflictions. In some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. These are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses. तो भैया पोलन ग्रेन्स को भी सोचते हैं क्यों वेस्ट करें, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं कर सकते, इवन इन फॉरेन ऑल्सो. सो दे हैव मेड सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम पोलन by collecting the pollen. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. अब जब एक बार पोलन ग्रेन्स अपने एंथर पे पास से गिर चुका है ना, तो पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर लैंड करना ही होगा, क्योंकि अगर वो इधर उधर कहीं भी गिर गया या फिर वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा तो वो जो अपनी वायबिलिटी है, जो भी उसकी शक्ति है फर्टिलाइजेशन कोज करने की, उसको लॉस कर देगा. अब जब आप सोच रहे होगे कि अब इतना भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि पोलन ग्रेन को शेड होते ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना है, तो उसकी वायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना. तो सभी की वायबिलिटी अलग अलग होती है. कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हाईली वायबल होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वायबल रह सकते हैं, और कुछ जो हैं वो अपनी लॉस कर देते हैं वायबिलिटी काफ़ी जल्दी. The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release, and in some members they maintain viability for a month. You may have heard of storing semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen bank, similar to seed bank in crop breeding programs. तो भैया जो वाइबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कैसी है. जैसे कि आपने सुना भी होगा कि काफ़ी जो है पोलन ग्रेन्स या फिर सीमेन स्पर्म्स जो है उनको स्टोर किया जाता है ताकि वो सालों तक उनको हम काम में ले सकें. अब इसको स्टोर कैसे करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर. ये जो है सवाल ये बहुत बार पूछा गया है नीट के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट हर साल पूछा ही जाता है कि पोलन ग्रेन्स को हम किस में और कितने टेम्परेचर पर हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं. तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन्स को, स्पर्म्स को, सीमेंस को, जिस भी चीज़ को आपको स्टोर करना है, सालों तक प्रिजर्व करके रखना है, उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. सेल्सियस में टेम्परेचर, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसेक. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.